अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी बिलियन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 5। जी हाँ गाइज, थोड़ा इस लेक्चर में मैं लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा बीच में मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है। तो चलिए, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउल्ट के नियम पे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। गाइज, पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था हेनरी के नियम पे, ठीक है, कि हेनरी का नियम क्या होता है। और ये दोनों नियम गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं हर साल। जी हाँ गाइज, कोई एक अथवा कभी कभी दोनों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये नियम पूछ देता है, ठीक है। ये समझिए कि बिलियन का सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में हेनरी का नियम अच्छे से देख लिया था, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, या सबसे अच्छा आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और वहाँ आप जाइएगा वीडियो में, और प्रत्येक लेसन का आप मतलब आपको वहाँ खोजने में आसानी रहेगी, ठीक है। आसानी से वहाँ देख सकेंगे। यहाँ क्या होता है, काफ़ी सारे लड़के बोलते हैं कि सर जी हमें मतलब नहीं मिल रही है वीडियो, तो वहाँ आपको आसानी होगा। जिस लेसन में आपको जाना है उस लेसन में जाइए और वहीं पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं राउल्ट का नियम क्या है, ठीक है। देखिए, राउल्ट के नियम को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा द्रव्य विलयन के बारे में बता दूं। देखिए, हमने द्रव्य विलयन चूंकि हमने ये लेक्चर नंबर 2 में ही विलयन का, ठीक है, जब चल रहा था, ठीक है, तो उसमें ही हमने ये विलयन के प्रकारों के बारे में देखा था, ठीक है, कि जो विलयन होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, गैस विलयन और द्रव्य विलयन, ठीक है, यानी वही द्रव विलयन। और प्रत्येक के 3-3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो द्रव्य विलयन के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर मैं विलायक लिख लेता हूँ, ठीक है, और इधर विलेय लिख लेता हूँ, ठीक है, इधर विलेय लिख लेता हूँ। इसके 3 पार्ट होते हैं। कैसे? देखिए, द्रव्य विलयन में विलायक में हमेशा तो द्रव द्रव तीनों में रहेगा, ठीक है, द्रव द्रव इधर भी और इधर भी द्रव, ठीक है। उसके बाद देखिए विलेय में क्या रहेगा कि ये तो विलेय में हो सकता है, कभी ठोस हो सकता है, ठीक है, या कभी आपका द्रव हो सकता है, या फिर गैस आपका हो सकता है। ये 3 अवस्थाएं आपको मिल सकती हैं द्रव्य विलयन के अंतर्गत। इसके अलावा आपको पृथ्वी पे और कोई अवस्थाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है, द्रव्य विलयन के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था हेनरी का नियम, ठीक है। तो देखिए, हेनरी का जो नियम था, ठीक है, हेनरी का नियम वो हमने पढ़ा था द्रव्य विलयन में द्रव और गैस के अंतर्गत। जी हाँ गाइस, द्रव और गैस के अंतर्गत हमने हेनरी का नियम देखा था। जैसे आपने वो हमने उसमें एक उदाहरण दिया था ना, वो मतलब कोका कोला वाला। जैसे आप देखिए, कोका कोला में यहाँ मतलब पानी यानी एक तरह से द्रव भरा रहता है, ठीक है, और उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर देकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। यानी इसमें हमने विलयन कौन कौन सा है, एक द्रव है और एक गैस है। यानी हमने हेनरी के नियम में द्रव और गैस का मतलब विलयन देखा था, ठीक है। और इस लेक्चर में यानी जो हम लोग का राउल्ट का नियम है वह द्रव विलयन के अंतर्गत द्रव के अंतर्गत आता है। जी हाँ, यानी इसमें विलेय और विलायक दोनों जो होंगे वो द्रव ही होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, राउल्ट का नियम क्या है। देखिए, राउल्ट का नियम, किसी द्रव्य विलयन, यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखा है द्रव प्लस द्रव, यानी विलेय और विलायक दोनों द्रव होंगे, ठीक है, में प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होगा विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। किसी द्रव्य विलयन यानी द्रव प्लस द्रव में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका ये कहने का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो मात्र आपको मैं बताना चाहूँगा कि 499 रुपये में, जी हाँ गाइज, मात्र 499 रुपये में आपको फुल कोर्स पूरे साल के लिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का मात्र 499 रुपये में हमारा कोर्स आप बाई कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से ही, ठीक है। बाई करने के बाद आप बाई कर लेंगे तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, या आप हमें इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 85 42 86 64
6446 पे, ठीक है। इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको हमारा जो व्हाट्सअप है पर्सनल उससे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और आगे चलकर आपको मतलब जो भी चीज़ें हैं अगर आपका कोई डाउट है तो इस पर आप मतलब सीधे आप कॉल करेंगे, ठीक है। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मेरा पर्सनल, उस पर अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप भेज देंगे तो उसका हम मतलब सॉल्यूशन आपको दे देंगे। यानी मात्र 499 रुपये में आपको पूरे साल एकदम अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपका पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का नोट्स शामिल रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और रिसेंटली जो अगर बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी होते हैं तो उसका सॉल्यूशन। मतलब आपको ऐसा मतलब तैयारी कराई जाएगी जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम 80% आसानी से ला सके, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से सीधे बाई कर सकते हैं, ठीक है। या आप हमें इस पर कॉल कर लीजिएगा। अगर आपके पास मतलब बाई करने का कोई मेथड नहीं है तो आप इस पर जानकारी के थ्रू आप कॉल कर लीजिएगा 85 42 86 64 46 पे, और आपको जानकारी दे दी जाएगी कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, कैसे हमसे जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको अब मैं साइड में रखता हूँ। ओके, तो देखिए हमने यहाँ देखा कि किसी द्रव्य विलयन यानी द्रव में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। चलिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ थोड़ा देखिए, मान लेता हूँ कि देखिए यहाँ एक बर्तन है, ठीक है, यहाँ एक बर्तन है, ठीक है, यह एक बर्तन है, ठीक है, और यहाँ एक और बर्तन है, ठीक है, ये दो बर्तन है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन, इसमें मान लीजिए द्रव भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि मान लेता हूँ कि ये हम लोग का ये शुद्ध द्रव 1 है और यह शुद्ध द्रव 2 है, ठीक है। तो शुद्ध द्रव 1 का मैं मान लेता हूँ कि शुद्ध द्रव 1 का जो वाष्प दाब है या आंशिक दाब है, ठीक है, वो P1 नाट है, ठीक है, P1 नाट है। और शुद्ध द्रव 2 का जो वाष्प दाब है वो P2 नाट है, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों द्रवों को, ठीक है, जब आपस में हम मिलाते हैं तभी तो हम लोग का विलयन बनेगा। तो हम लोग का मान लीजिए यह एक यहाँ पे एक विलयन बन गया, ठीक है। इसमें आप लोग का यानी इसमें आप लोग का 1 और 2 दोनों है, विलयन बन गया यानी दोनों आपस में मिल गए, तो इसमें द्रव 1 और द्रव दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मान लेता हूँ कि द्रव अब इसमें मिलाने के बाद देखिए इनका जो दाब होगा, ठीक है, आंशिक दाब होगा, यानी ये इसमें चेंजेस आएंगे। तो मान लेता हूँ इसमें मतलब दोनों को एक में मिलाने के बाद द्रव 1 का जो आंशिक दाब है, ठीक है, या वाष्प दाब है P1 है, ठीक है, और द्रव 2 का मान लेता हूं कि आंशिक दाब आप लोग का P2 हो गया, ठीक है। इसमें मिलाने के बाद, ठीक है, और शुद्ध था तो P1 नाट था और P2 नाट था, ठीक है। तो मिलाने के बाद जो फर्स्ट द्रव था उसका जो आंशिक दाब है, ठीक है, या वाष्प दाब जिसे बोलते हैं, वो P1 हो गया, और दूसरा द्रव है उसका P2 हो गया, ठीक है। और मानता हूं कि द्रव 1 का जो मोल अंश है, ठीक है, वो X1 है और द्रव 2 का जो मोल अंश है वह X2 है, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ डिफिनीशन में क्या है, देखिए सामान्य डिफिनीशन राउल का नियम क्या है कि किसी द्रव्य विलयन यानी जो द्रव प्लस द्रव होता है, यहाँ 1 और 2 दोनों द्रव हैं, ठीक है, और यह विलयन है। तो किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होगा, यानी प्रत्येक द्रव इसका ले या इसका अगर अलग अलग ले तो प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी मोल अंश P1 का मोल अंश X1 है और P2 का मोल अंश X2 है, तो इसी के समानुपाती होगा इस विलयन में, ठीक है। क्या किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होगा विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी अगर हम यहाँ द्रव 1 का हम आंशिक दाब निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा, वो P1 जो होगा, ये P1 वो X1 के क्या होगा कि समानुपाती होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समानुपाती को हम हटाने के लिए एक स्थिरांक ले लेते हैं, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और स्थिरांक वो यही रहेगा, ठीक है, P1 नाट, यानी शुद्ध इसका जो शुद्ध वाष्प दाब था, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कोई एक विलेय होगा, कोई एक विलायक होगा, ठीक है। मान लीजिए यह विलेय है और यह विलायक है, तो शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलेय का वाष्प दाब यहाँ P1 नाट हो गया, ठीक है, और यह X1 हो गया। यह फर्स्ट है विलयन द्रव 1 के लिए, यह तो द्रव 1 के लिए हो गया। अब द्रव 2 के लिए वाष्प दाब क्या होगा, तो द्रव 2 के लिए भी वाष्प दाब क्या होगा, P2 जो होगा X2 के समानुपाती होगा, क्योंकि हमने यहाँ डिफिनीशन में देखा है, अभी यहाँ देखा है कि किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होगा विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है। तो जो P2 का जो मोल अंश है X2 है, तो इसी के तो समानुपाती होगा, ठीक है। या P2 इक्वल टू अगर हम इसका एक स्थिरांक लेते हैं तो यह इसका ये स्थिरांक आ जाता है P2 नाट, ठीक है। तो यहाँ P2 नाट इसका स्थिरांक ले लेंगे और X2 यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग का विलयन में हमने अलग अलग इसका मतलब वाष्प दाब निकाल लिया, P1 का वाष्प दाब निकाल लिया और P2 का वाष्प दाब निकाल लिया, ठीक है। लेकिन देखिए आपके एक डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि किसी विलयन में, ठीक है,
अलग अलग द्रव का अगर हमें क्या है कि ये वाष्प दाब मालूम है, ठीक है, तो उनका उस विलयन का कुल जो वाष्प दाब होगा पीटी यानी कुल, टी यानी टोटल, ठीक है, यहाँ कुल पीटी इक्वल जो होगा उनके P1 यानी P1 प्लस P2 यानी दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। और ये मतलब डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, आप अपनी बुक में देख ही सकते हो इस नियम को, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया इतना अच्छे से, तो चलिए अब आपको यहाँ सारी चीज़ें मैं लिखा हुआ हूँ आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। आई होप गाइज अब तक जो मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये अच्छे से चलिए एक बार मैं इसको अच्छे से लिखा हूँ समझाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, मात्र 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो, ठीक है। या आप सीधे हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से ये कोर्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें ये सारी चीज़ें एकदम अच्छी से लिखी गई हैं। एक बार मान लीजिए मेरा लेक्चर देखिए, ठीक है, और उसके थ्रू जाइए नोट्स में पढ़िए, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए चलते हैं राउल्ट का नियम। देखिए किसी द्रव्य विलयन यानी जिसका विलय और विलायक दोनों द्रव हो, ठीक है, किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ तक तो ये राउल्ट का नियम सामान्य हो गया। अब चलिए, ठीक है, अगर देखिए अगर एक नंबर में पूछता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में आता है कि राउल्ट का नियम लिखिए, तो आप सिर्फ इतना ही लिख दोगे कि किसी द्रव्य विलयन, ठीक है, यानी क्वेश्चन में द्रव लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ तक लिख दीजिएगा एक नंबर में आए तो, या अगर 3 नंबर में या 5 नंबर में आए तो ये पूरी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए क्या लिखना है आपको, ठीक है। देखिए मान लीजिए यदि अवयव, अब वही अवयव यानी द्रव 1 व 2 हो, ठीक है, जिनके आंशिक दाब P1 व P2 तथा मोल अंश X1 व X2 हो। अभी वही मैंने आपको यहाँ जो बताया जो चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए विलयन में ये दोनों अगर आपस में मिल जाए तो यहाँ विलयन बन गया, ठीक है। तो हम लोग के द्रव 1 और 2 हो गए, ठीक है, और उनके हम लोग का जो वाष्प दाब हो गया या आंशिक दाब हो गया वो P1 और P2 हो गया, ठीक है, और उनके जो मोल अंश हो गए, ठीक है, वो X1 और X2 हो गए, ठीक है। तो वही हमने वही चीज़ें यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, कि यदि अवयव द्रव, ठीक है, 1 व 2 हों, ठीक है, विलयन में जो द्रव हैं 1 और 2 हों, उनका नाम मान लीजिए 1 है और 2 है, मान लीजिए कहीं मान लीजिए 2, मान लीजिए कभी 2, मान लीजिए इस तरह मिले रहेंगे, मान लीजिए यहाँ कोई विलयन है, इसमें मान लीजिए जल और आप लोग का H2SO4 यानी तेजाब है, तो यहाँ मान लीजिए एक जगह के जगह हम लोग लिखेंगे कि यदि, ठीक है, देखिए अगर यहाँ 1 और 2 की जगह मान लीजिए एक की जगह H2O है यानी जल है तो H2O लिखेंगे, और यहाँ H2SO4 है तो H2SO4 लिखेंगे। तो इस तरह लिखेंगे यदि अवयव द्रव H2O और H2SO4 हो, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 और 2 माना है तो इसीलिए 1 2 लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में प्रत्येक के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ कामा देकर कि यदि अवयव द्रव 1 व 2 हो, ठीक है, जिनके आंशिक दाब P1 व P2 हो, ठीक है, तथा मोल अंश X1 व X2 हो, ठीक है, तब अवयव द्रव 1 के लिए, तब क्या होगा कि अवयव द्रव 1 के लिए, देखिए यहाँ पे मैं चित्र भी बना देता हूँ। मान लीजिए एक विलयन है, ठीक है, इस विलयन में मान लीजिए 2 द्रव है, एक द्रव है, एक 2, इन द्रव के मतलब नाम है, 2 द्रव इसमें हैं, ठीक है, और पहले द्रव का नाम 1 है, दूसरे द्रव का नाम 2 है, ठीक है। पहले द्रव का जो वाष्प दाब है P1 है और दूसरे द्रव का जो वाष्प दाब है P2 है, ठीक है, और पहले द्रव का जब मोल है, ठीक है, मोल अंश है वह क्या है X1 है, और दूसरे द्रव का जो मोल अंश है वह X2 है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे कि इस रूप में यहाँ लिख देंगे कि यदि अवयव द्रव 1 व 2 हों, ठीक है, जिनके आंशिक दाब या वाष्प दाब एक ही बात हुई, ठीक है, जिनके आंशिक दाब, ठीक है, P1 व P2 हो, तो वही जिनके आंशिक दाब P1 व P2 हो, ठीक है, तथा मोल अंश X1 व X2 हो, जिनके मोल अंश या मोल X1 व X2 हो, ठीक है, तब द्रव 1 के लिए, तब ये द्रव 1 के लिए क्या होगा, ठीक है, कि P1 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती X1 होगा, क्योंकि हमने यहाँ नियम में पढ़ा है कि किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होगा उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होगा, तो वही इसका P1 का जो मोल अंश X1 है तो इसी के समानुपाती होगा, ठीक है। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या P1 समानुपाती X1 या P1 इक्वल टू अगर हम लेते हैं तो यहाँ एक स्थिरांक आ जाता है P1 नाट, ठीक है, और P1 नाट क्या होता है, यह इस P1 का यानी शुद्ध, ठीक है, यह शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होता है, ठीक है। तो P1 इक्वल टू P1 नाट इंटू X1, यहाँ आप लिख सकते हो कि जो P1 नाट है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, यहाँ मैंने दोनों को एक ही जगह लिख लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 या P1 इक्वल टू ये P1 नाट आपका एक स्थिरांक आ गया है, ठीक है, तो ये बराबर हो गया P1 इक्वल टू P1 नाट इंटू X1, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग का द्रव 1 के लिए हो गया। अब द्रव 2 के लिए देखा जाए तथा अवयव द्रव 2
के लिए, तब क्या होगा, तब होगा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ठीक है, अब देखिए P2 के लिए देख रहे हैं तो P2 का मोल अंश x2 है, तो यह x2 के समानुपाती होगा, तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, या P2 इक्वल टू अगर लेते हैं तो या फिर हम लोग का एक स्थिरांक आ जाता है P2 नॉट इंटू x2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने लिख लिया है, जहाँ P1 नॉट शुद्ध अवयव द्रव 1 का तथा P2 नॉट शुद्ध अवयव द्रव 2 का वाष्प दाब है। हमने देखा ना, यहाँ हमने देखा कि P1 नॉट और P2 नॉट जो है शुद्ध द्रव 1 और शुद्ध द्रव 2 के क्या है कि वाष्प दाब है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ वही स्थिरांक के रूप में यहाँ तो इसमें P1 नॉट और इसमें P2 नॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, कि P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 होता है और P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2 होता है, क्योंकि आगे ये काम आएंगे। आगे हम चलकर आदर्श विलयन अनादर्श विलयन पढ़ेंगे तो उसमें इनका काफ़ी काम आएगा। ठीक है, अब चलिए, चूँकि यहाँ हमको अलग अलग बिलियन में अलग अलग हमने बिलियन 1 और बिलियन 2 का वाष्प दाब हमने मालूम कर लिया या आंशिक दाब हमने मालूम कर लिया। ठीक है, लेकिन डाल्टन ने बताया था, ठीक है, कि कोई मान लीजिए यहाँ कोई बिलियन है, ठीक है, कोई बिलियन है, ठीक है, और आपके इसमें 2 द्रव है 1 और 2, और इनके अलग अलग अगर आपको वाष्प दाब मालूम है या आंशिक दाब मालूम है, ठीक है, तो इस बिलियन का कुल वाष्प दाब जो होगा या आंशिक जो दाब होगा, ठीक है, यानी PT होगा, उन दोनों के योग के बराबर, यानी P1 और P2 के योग के बराबर होगा। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम लिख लेंगे, परंतु डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, ठीक है, PT नीचे यहाँ देखिए PT लिखा है, यानी P कुल, T यानी टोटल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए P1 के जगह हमने यहाँ देखिए ऊपर अभी निकाला P1 यानी P1 नॉट x1, तो P1 की जगह हमने P1 नॉट x1 वही या x1 P1 नॉट, ठीक है, वही हमने उल्टा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखिए P1 का मान क्या है, P1 नॉट इंटू x1 है, तो इसको हम इस तरह P1 नॉट, देखिए P1 नॉट x1 है, तो इसको हम इस तरह x1, ठीक है, x1 इंटू P1 नॉट भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब 3 गुणे 2 होता है, इसको 2 गुणे 3 हम लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ उल्टा थोड़ा लिख दिया है। ठीक है, यानी P1 नॉट इंटू x1 रहना चाहिए, लेकिन हमने x1 इंटू P1 नॉट लिख दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो वही हमने P1 का मान इतना है x1 इंटू P1 नॉट, और जो P2 का मान है, ठीक है, P2 का मान वो P2 नॉट इंटू x2 है, तो वही यहाँ पे x2 इंटू P2 नॉट हमने लिख रखा है। ठीक है, वही इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए, हम जानते हैं यहाँ x1 और x2 मोल अंश है। चूंकि हमने मोल अंश का जब डिफिनीशन देखा था, हम मोल अंश पीछे पढ़ रहे थे, अब पता नहीं किस लेक्चर में हमने मोल अंश डिस्कशन किया था, शायद दूसरे की तीसरे लेक्चर में हमने मोल अंश पे मतलब डिस्कशन किया था। तो मोल अंश हमने देखा था कि मान लीजिए कोई भी बिलियन हो, बिलियन में कितने भी आपके अवयव हो, ठीक है, मान लीजिए बिलियन में आपके 2 अवयव हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके 2 अवयव हैं x1 और x2, तो जो इनका अंत में अगर हम इनके मोल अंश देखें, अगर इनका अंत में जो मोल अंश आएगा, तो इनके मोल अंशों यानी x1 और x2 का जो योग होगा हमेशा 1 के बराबर होता है, हमने ये देखा था। ठीक है, ये लॉजिकली है, आप हमेशा याद रखिएगा कि बिलियन में, ठीक है, कोई भी बिलियन हो गया, उसमें कितने भी आपके अवयव हैं, सभी अवयव के मोल अंशों का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, हमने ये पीछे बता चुका है आपको। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग का x1 है यहाँ, तो देखिए x1 प्लस x2, इसमें 2 ही तो अवयव हैं, एक x1 और एक x2 है, तो उनके 2 अवयव है 1 और 2, तो उनके मोल अंश एक का x1 है और एक का x2, तो या वही x1 प्लस x2 बराबर 1 होगा, या यहाँ से x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम x1 की जगह 1 माइनस x2 रख सकते हैं, और ये P1 नॉट है तो P1 नॉट उसी तरह मैं रहने देता हूँ, और प्लस ये x2 इंटू P2 नॉट वही यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको आपकी बुक में सीधे यहाँ से ये लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया है। यह कैसे लिखा है काफ़ी सारे लड़कों को समझ नहीं आता है, कहीं थोड़ा अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही होगी तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि आप जानते हो इस टाइम सभी लोग गांव पे हैं, तो गांव पे थोड़ी आवाज़ होती रहती है। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। देखिए, अब देखिए ये आपकी बुक में देखोगे तो सीधे इस टॉपिक पे से ये लिख दिया। यह कैसे लिखा है, मैंने यहाँ लिख दिया है सीधे, लेकिन चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए अब क्या होगा कि यह P1 नॉट से इसमें गुणा होगा, इन दोनों में गुणा होगा, क्योंकि ये कोष्ठ के बाहर है तो इन दोनों में गुणा होगा। ठीक है, और प्लस फिर वो x2 P2 वही रहेगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ वाले को मतलब प्लस वाले को साथ ले लेंगे और माइनस वाले को बाहर ले लेंगे। चलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ जो चीज़ें थोड़ा लिखा हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 माइनस x2, ठीक है, इंटू P1 नॉट, ठीक है, प्लस x2
P2 नॉट, ठीक है, ये लिखा है। तो देखिए इसको इस प्रकार से ये कैसे लिख दिया है एक का एक, इसको मैं समझाता हूँ। पहले इससे गुणा होगा तो इससे इस कोष्ठ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस ये x2 इंटू P1 नॉट, इसमें गुणा होगा x2 में तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये तो पहले से ये, तो इसको हम पहले से x2 P2 नॉट रख लेता हूँ। देखिए अब इसको और इसको मैं साथ में ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए ये दो जो दूसरा है उसका वाष्प दाब है, ठीक है, मतलब जो दूसरा और दूसरा क्या होता है, दूसरा मतलब हमेशा विलायक होता है, ठीक है, तो विलायक अधिक होता है तो इसको पहले लेंगे और ये विलेय है तो इसमें से घटेगा तो इसीलिए हम पहले ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम मैं इस तरह लिख लेता हूँ P1 नॉट, ठीक है, प्लस x2 P2 नॉट माइनस, अब इसको उधर ले लेता हूँ x2 और P1 नॉट, ठीक है, सॉरी x2 नहीं है ये आपका, ओके सॉरी x2 ही है, ठीक है, ये x2 ही है, ठीक है। देखिए इसको मैंने ले लिया x2 इंटू, इसको मैंने उधर साइड में ले लिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ P1 नॉट इसी तरह मैं रहने देता हूँ और ये प्लस का प्लस, और इन दोनों में देखिए x2 कॉमन है तो ये x2 कॉमन ले लिया तो कोष्ठ में यहाँ भाग देंगे x2 इससे कट जाएगा तो ये P2 नॉट बचेगा और ये माइनस तो माइनस, और यहाँ भाग देंगे तो ये आप लोग का क्या होगा, यहाँ x2 कट जाएगा P1 नॉट बचेगा तो ये हो गया आप लोग का P1 नॉट, यानी आप लोग का वही यहाँ आ गया P1 नॉट प्लस x2। अब देखिए यहाँ कोष्ठ के इधर लिखे, ठीक है, x2 इधर लिखे, ये इधर लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P1 नॉट, ठीक है, प्लस कोष्ठ में P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, इधर भी x2 को लिख सकते हैं, इधर भी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह इसको कर कर ये लाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ये कैलकुलेशन है आपका। आप तीन चीज़ें इसमें याद रखिएगा, ठीक है, कि PT इक्वल टू यानी T इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, और P1 इक्वल टू क्या होगा कि P1 नॉट इंटू x1 होगा, ठीक है, और P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 होगा। ये तीन चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में यह क्वेश्चन आए तो पूरा आप लोग इसी तरह, आपको जिस तरह मैंने आपको ये समझाया आपको इसी तरह करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाया एकदम अच्छे से धीरे धीरे, इसीलिए इतना टाइम लग गया आपको इसको करने में। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, ठीक है, 10 मिनट में 5 नंबर का एक आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अधिकतम अभी 10 मिनट बता रहा हूँ, कम ही आपको समय लगेगा इसका, मतलब अच्छे से अगर आप एकदम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और गाइस इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारा नोट्स बाई नहीं किए हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं। तो बस थैंक यू।